बेस की दूसरी कहानी शुरू कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसेस। मैं कह रहा हूं चारों अगर क्लासिफिकेशंस आपको समझ में आ गए ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको यूं ही हो जाएंगे, टल्ले से ही, टल्ले से हो जाएंगे, टल्ले से। बस सीख लो। कोई भी बेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, समझना मेरी बात को, बहुत ढंग से समझना। मेरा तो काम ही कौन सा समझाना, रिएक्शंस तो मैं ऐसे स्लाइड बना के लाऊंगा और आप इस करूंगा, बैठ जाऊंगा कुर्सी लगा के। रिएक्शन फिएक्शन थोड़ी पढ़ाऊंगा, मास्टर को पढ़ाता हूं, बच्चों को थोड़ी पढ़ाता हूं। मास्टर ट्रेन करना काम मेरा भाई, वो तो फीस दिए तुमने इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। हमारा टीचर ट्रेन करना काम मेरा, मास्टरों के बैच चलाता हूं। तो रिएक्शन थोड़ी लिखवाऊंगा चालू हो जा, वो तो वैसे ही कर लेगा। सारी तुझीस करवा दूंगा मैं तुमसे, यहीं बैठा करा दूंगा एक एक, उनमें तो कुछ है ही नहीं। समझ लो खेल को पहले। तो न्यूक्लियोफिलिक बेस वो बेस है जो पहले यहां जाता हो, राइट राइट, जो इसको पसंद करता हो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक बेस। करेक्ट करेक्ट, मतलब जो काइनेटिक पाथ प्रेफर करता हो। यहां अटैक करने के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक बेस में? हार्ड होना चाहिए, बोलो ना, हार्ड होना चाहिए, है ना, है ना। तो नॉर्मली क्या क्या खूबी होनी चाहिए? हार्डर होना चाहिए। तुम बोल नहीं रहे हो आप। स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होना चाहिए, वरना वो तो एसेंटू, वो तो न्यूक्लियोफिल बन ही नहीं सकते। मोटे मोटों से तो अटैक होता ही नहीं, बोला। ओह, इसका मतलब वो लेस क्राउडेड होना चाहिए। कम ऑन यार, मैं दिमाग खराब मत करो। क्या होना चाहिए? लेस क्राउडेड, या इसको कह सकते हैं लेस बल्कियर। लेस बल्कियर होना चाहिए, बोला यार। और न्यूक्लियोफाइल बने वो रास्ते स्पीड से ही चलते हैं, उनका एक ही ब्यूटी है, फास्ट जाना। न्यूक्लियोफाइल बने कोई, उसकी तो एक ही ब्यूटी है, वो रास्ता तो स्पीड से चलता है, फास्ट जाए। और फास्ट जाने की एक ही ब्यूटी है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब ये हाईली क्या होने चाहिए? या कम ऑन, क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? इस तरह के समस्त बेसिस किस कैटेगरी में आएंगे? न्यूक्लियोफिलिक बेसिस की कैटेगरी में। बोलो, कौन होते हैं रिएक्टिव? जो अनस्टेबल होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज टिकता नहीं है, जिन पर फड़फड़ा रहा है नेगेटिव चार्ज, पागल हो रहा है नेगेटिव चार्ज। किन में पागल हो रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो रख लेते होंगे, है ना। जैसे व्यापारी के पास पैसा आ जाए पता भी नहीं लगने देता, डकार जाता है। और हमारे जैसे के पास पैसा आ जाए अगले दिन तो बाहर खड़ी हो जाती फरारी, कर्जे पे लाने आ जाए तो वो तो होल्ड कर लेते। तो जो होल्ड नहीं कर पाते होंगे वो कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो कौन से पीरियडों में रहते हैं? सेकेंड पीरियड में। स्मॉल तो तभी होंगे ना, वो थर्ड वाले में तो लार्ज जाएंगे। बोलो, तो सेकेंड पीरियड नेगेटिव चार्ज वाले सारे, लेकिन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले नंबर आया कार्बन का, यानी कि R माइनस वाले। तो R माइनस वाले सब बगल में लगा लो MgX, बोलो ना यार, या बगल में लगा लो Li। कम ऑन बोलो, यानी कि ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट। अरे हाँ, ये है। इसके बाद कौन आता है? नाइट्रोजन वाले लोग। कौन वाले लोग? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन वाले लोग नॉर्मली बल्कि होंगे ज्यादा, तो जो कम बल्कि हो, क्या हो? कम बल्कि हो न्यूक्लियोफिलिक। जैसे कम बल्कि अमोनिया, छोटा सा है, टिच्चा सा है, बोलो ना यार, अटैक मार देता है। या NH2 माइनस, बोलो इस टाइप। बोल नहीं रहे तुम लोग। और या फिर O माइनस वाले लोग। कौन से वाले लोग? बट नाइट्रोजन वाले बल्कि नहीं चाहिए, टर्सरी एमीन नहीं रहेगी यहां। अरे अरे, इतनी मोटी टर्सरी एमीन कहां से घुसेगी? और या O वाले, कौन वाले? और O वाले कौन है? OH माइनस,
या OR माइनस। समझ में आ गया? इस तरह के लोग होंगे जो न्यूक्लियोफिलिक बेसिस की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? समझ में आया? नॉन न्यूक्लियोफिलिक कौन होंगे बताओ? उनकी क्या ब्यूटी होनी चाहिए? बोल दो फटाफट बोल दो। यस, नॉर्मली सॉफ्टर होने चाहिए, मोर क्राउडेड होने चाहिए, या तो बल्कियर होने चाहिए, या फिर वो हाँ बस की नहीं हो बेचारों की, जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है उनसे, है ना? खाना खा के निकालने का ही काम हो, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा हो। अनाज के दुश्मन आप जैसे ही, वो लेस रिएक्टिव लोग हो। जरा बताओ कौन? यही से उत्तर मिल जाएंगे सारे। देखो, कार्बन की बहन हाइड्रोजन मान लो, उस पे माइनस ले लो, उसके लोग वो सब नॉन न्यूक्लियोफिलिक का भी बताया था मैंने। कौन कौन? KH, NaH। अरे मैं भाग जाऊंगा यार, से बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं है? अरे गोबरो बोलो ना। इधर देखो, KH NH और N वाले ले आओ, लेकिन पेल पेल के बड़े कर दो, ऐसे कर दो कि पागल ही बना दो सालों को। देखो कौन आएंगे N वाले बताओ? टर्सरी एमिल। ओ माय गुडनेस, ये तो काय का न्यूक्लियोफाइल बोलो यार। और तगड़ा लो, प्रीडिन ले आओ साला, प्रीडिन लो, अब अटैक करवा, तेरा पापा भी अटैक करवा ले। अरे प्रीडिन ले आओ। कई बार नहीं, कई रिएक्शंस नहीं देखी आपने ऑर्गेनिक में, बुक्स में लिखी रहती है, हल्का सा एरो पे PY लिखा रहता है प्रीडिन। बताओ क्यों रखा रहता है? प्रोटॉन निकालने के लिए, बाकी तो कुछ करता ही नहीं हूं। और कोई सोच रहे थे ये तो ऐसे ही लिखा होगा PYS, जाने क्या होगा ये, है ना? या N- वाले भी ले लो, कोई बात नहीं, N- वाले, लेकिन ऐसे N- वाले ले लो जो तगड़े हो, बल्कि हो, जिनके अगल बगल में पेल पेल के बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हों। और वही इस चैप्टर में बहुत पढ़ने हैं हमको। LDA, LHMDS, लाइका। एक का भी मैं इनमें से फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, अगली क्लास में किसी से पूछ सकता हूं, असाइनमेंट में लास्ट में जुड़े हुए सबके देख लेना फॉर्मूले क्या होते हैं, फुल फॉर्म फॉर्मूले। ये टेबल बनाने के लिए नहीं हूं मैं बेटा, सबके फॉर्मूले देख लेना क्या होते हैं, यूज करूंगा मैं रिएक्शंस में। पूछ सकता हूं लाइका क्या है बता भाई, लड़कियों नायिका नहीं है ये। हाँ लाइका है। या ऑक्सीजन वाले लो, लेकिन इनको बड़े बड़े कर लो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या करो? तो अरे बाप रे, इसको अटैक करवा के तो बता, अटैक मान जाऊंगा मैं, किसी का पापा भी तो अटैक करवा, बोलो यार। इस तरह के गंदे गंदे। या फिर वो जो बेचारे क्राउडेड तो नहीं है पर वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, कार्बोनेट टाइप के लोग, बोलो ना, जिनकी वैसे बस की नहीं है कुछ करने की, बोलो ऐसे कुछ काम के ही नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस। क्या आपको ये बात समझ में आई? छापिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, छापिए, छाप लिया, आगे बढ़ो, ठीक है, लिख लेना, मेरा क्या जा रहा है, बहुत बढ़िया। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, जब कोई काय का ब्रेक चुप, चाटा मारूंगा, ब्रेक बकवास करेगा, ब्रेक ही चल रहा था ना, ब्रेक चाहिए इसको, ऐसे पढ़ा क्या रहा हूं जो ब्रेक चाहिए तेरे को, एक भी तो सवाल नहीं कराया, ब्रेक चाहिए, ज्ञान है, कथा है, भागवत कथा का अध्याय चल रहा है, ठीक है, राजा परीक्षित आगे जा रहे हैं तक्षक सर्प से मिलने, बस ऐसे समझ ले, क्या है इसमें, मस्त बैठे रहो, पानी पियो, रेस्ट करो, टॉयलेट जाओ, बीच में जाना तो देखो इधर, जब सवाल आ जाएगा मैं ही ब्रेक दे दूंगा, अभी काम की बात तो खत्म करने दो, अभी चैप्टर ही शुरू नहीं हो, बेस पे ही चल रहा हूं। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ हमारा। अच्छा, हम दो बातें पढ़ चुके बेस के बारे में, सॉफ्ट हार्ड, न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस। तीसरी बात, अब हमें यह जानना है कि प्रोटॉन तो निकालते हैं, लेकिन कौन सा प्रोटॉन, कैसा प्रोटॉन, यानी अब हमें समझना है थर्मोडायनेमिक वर्सेस। यस यस, क्या समझना है? ये सबसे मुश्किल काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस, फुल फॉर्म खुद लिख लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, परीक्षा देनी नहीं मुझको, जिनको देनी फुल फॉर्म लिखे अपने। इसको समझने के लिए आपको बहुत मतलब काफी ज्यादा मतलब नॉलेज वाली चीज है, तो पेन रख दीजिए, इसको समझते हैं, काफी दिमाग लगाने वाली चीज है एक्चुअली। क्यों कोई थर्मोडायनेमिक बनता है, क्यों कोई काइनेटिक बनता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना।
दिस इज एसिमेट्रिक कीटोन। इसमें दो तरह की एसिडिक प्रोटॉन मौजूद है, अल्फा अल्फा डैश बोल सकते हैं, है ना। इसको अल्फा बोल देता हूं और इधर वाली को अल्फा डैश बोल दिया मैंने, ठीक है। दूसरे कलर से बना देता हूं, देखने के लिए अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये लो, महिलाओं को पसंद आएगा, अल्फा डैश। और 3 बेस लेता हूं और उन 3 बेसों से इसकी पूरी कहानी कहने की कोशिश करता हूं और फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे कॉन्सेप्ट को। 3 बेस लिए मैंने, एक का नाम है एलडीए, क्या नाम है, एक बेस लिया मैंने। एक काम करते हैं, काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स से पहले स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग तो मैं यही से बता दूं, छोड़ो। एक बेस लिया मैंने KH, रूम टेम्परेचर पे, ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम इस पे करता है, बनता है उस पे, उससे ऊपर बनता ही नहीं, स्टेबल ही नहीं है कंपाउंड, ठीक है। बहुत सारे रिएजेंट है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक स्टेबल होता है, उसके बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सॉल्यूशन फेज में बनते ही नहीं है, तो फिर वो रिएक्शन करवा ही नहीं सकते उनकी। अरे यार वो KH रूम टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता हूं इसको, ठीक है। और एक मैंने KNH2 या NaNH2 लिया, इस टाइप का कंपाउंड, ठीक है। और कहानी शुरू करी कि क्या होता है स्टोरी में, ठीक है, कैसे कैसे होता है। जब हम एलडीए की रिएक्शन करवाएं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, एलडीए क्या होता है, पहले तो मैं एलडीए की आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, अभी एक की तो मैं ही बना देता हूं, चलो कोई बात नहीं। दिस इज एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। NH2 में R लगा दिए तो और क्या है, NH2 माइनस ही है यार, यही है ये, बस H की जगह क्या लगा दिए, मोटे मोटे R लगा दिए तो। अरे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिए यार, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगने से दो बातें हुई, ये तो रीजेंट में सीखी होंगे आपने, तो रीजेंट दो बातें हुई आइसोप्रोपाइल लगने से, क्या बेसिसिटी बढ़ी और न्यूक्लियोसिटी बढ़ गई, बिकॉज क्राउडेड हो गया बहुत ज्यादा, बोलो यार, और बेसिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और लिथियम लगाने से एक इंटरेस्टिंग बात होगी, वो ये कि चीलेशन के थ्रू एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मैं बातें बताऊंगा मैकेनिज्म को, उस मैकेनिज्म में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब हम ये वाला यूज करते हैं एलडीए, तो हमें पता लगता है कि 100% कंप्लीट जो इनोलेट बनता है, 100 के 100 मॉलिक्यूल, अगर 100 लिए तो 100 के 100 मॉलिक्यूल इस इनोलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे 100 के 100 मॉलिक्यूल्स। देखते हम चमक जाते हैं, हाँ? इसका तो इधर से प्रोटॉन निकाला ही नहीं इसने, और पूरी तरह से क्या बनाया, काइनेटिक इनोलेट। अभी तो क्लास शुरू की थी ना, से क्या बना पूरी तरह से, 100% क्या बना, 100% काइनेटिक इनोलेट बना, राइट बोलो। जब हम इसी की रिएक्शन केएस से कराते हैं 60 डिग्री 80 डिग्री पे, तो हमें पूरे के पूरे मॉलिक्यूल 100 के 100, मतलब लगभग सारा अप्रॉक्स ये वाला इनोलेट मिलता है। इसका तो कौन सा इनोलेट है, थर्मोडायनेमिक इनोलेट। कौन सा इनोलेट, पूरा थर्मोडायनेमिक इनोलेट मिलता है। बट जब हम KNH2 के साथ ऑपरेट करते हैं तो कहानी ये, इसकी कहानी इसी टेम्परेचर पर ऑपरेट होती है, इससे ऊपर टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं होती, मतलब ये एक ही चीज दे रहा है। इसकी कहानी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, हाई टेम्परेचर पे, मतलब जिन टेम्परेचर पे काम करता है, वर्क होता है, उस टेम्परेचर पे यही बन रहा है। पर जब हम KNH2 को लें और दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी स्टोरी देखें, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और +60 डिग्री, अच्छा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, उसको ना ज्यादा सीरियस मतलब ये समझ लेना, रूम टेम्परेचर नेगेटिव की बात है, ऊपर की बात है, ठीक है। 65 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, मैं उस पर इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, समझने के लिए कहानी है। तो इस टेम्परेचर पे -40 डिग्री पे ये वाला जो बेस है, वो ये वाला मेजरली, वो तो पूरा ही मिला था, मेजरली ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है इनोलेट, और 60 डिग्री पे मेजरली वो वाला प्रोड्यूस कर रहा है इनोलेट, वो वाला इनोलेट। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि ये केवल काइनेटिक इनोलेट ही बनाता है, ये
काइनेटिक इनोलेट भी बनाता है और कहानी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और ये थर्मोडायनेमिक इनोलेट ही बनाता है। क्यों, इस पे मैं अभी आऊंगा, जस्ट उससे पहले क्या हुआ इस पे चर्चा कर लेता हूं। इस तरह के बेस जो हमेशा मोर एसिडिक प्रोटॉन ही निकालते हैं, याद रहे ये प्रोटॉन कैसा प्रोटॉन है, मोर एसिडिक, पक्का एल्किल ग्रुप नहीं है ना इधर यार। और ये प्रोटॉन कैसे प्रोटॉन है? ऐसे बेस जो ऑलवेज मोर एसिडिक प्रोटॉन ही निकालते हैं और लेस स्टेबल इनोलेट ही बनाते हैं। ये कैसा इनोलेट था? इस तरह के बेसिस को हम हमेशा या फॉरएवर काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस कह सकते हैं। मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया? तो जब दुनिया में बनाना हो कुछ भी और एलडीए दिया हो, पेल दो, क्या बना दो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब उसका अगला सवाल आप पूछोगे, सर इसको अगर हम 100 डिग्री पे ऑपरेट करें तो क्या होगा? होता ही नहीं है। -78 -80 पे काम करता है, उसके ऊपर काम हाई टेम्परेचर लोगे वो खुद ही मॉलिक्यूल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, बनेगा, स्टेबल ही नहीं है। ये यूं कहे हमने उस टेम्परेचर पे ले जाके ही बनाया है जिसमें काइनेटिक फेवर हो जाए, उल्टा भी समझ सकते हैं। अरे उल्टा केमिस्ट ने पहले सोचा होगा ना मेरे को काइनेटिक बनाना है, छोड़ उसको, तुम उधर मत जाओ, उसके केमिस्ट ने क्या सोचा उसमें जाओ, तुम तो किताब की बात सुनो कि काइनेटिक ही बनाता है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं किसी ने पहले कैसे सोचा होगा, उसको पहले कुछ मिला थोड़ी होगा, उसने पहले सोचा मुझे काइनेटिक बनाना है, तो काइनेटिक बनाने के लिए रास्ते जाते हैं लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर, तो उसने एक ऐसा रिएजेंट ढूंढा जो बहुत लो टेम्परेचर पे काम करता हो, लो पे ही करता हो और वो काइनेटिक ही बनाता हो। मैं उल्टा बोल रहा हूं कहानी, जैसे जो अरे पहले एक्सपेरिमेंट आता है फिर थ्योरी आती है, तो वो बता रहा हूं मैं आपको, मतलब वो काइनेटिक बनाता है, ऐसे समझिए। और ये हमेशा क्या बनाता है, इसलिए इन बेसिस को हम हमेशा क्या बोल देंगे। बट ऐसे भी बहुत सारे बेस होते हैं जो ना काइनेटिकली कंट्रोल होते हैं, ना उनको कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोलर चाहिए होता है। ऐसे सभी बेस जो ऑलवेज काइनेटिक इनोलेट देते हैं उन्हें केसी भी बोलेंगे, ऐसे सभी जो ऑलवेज थर्मोडायनेमिक उन्हें टीसी बोलेंगे, और ऐसे बेस जो काइनेटिक थर्मोडायनेमिक दोनों दे सकते हैं उसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे वो काइनेटिक भी दे सकता है और थर्मोडायनेमिक भी दे सकता है। तो पहले तो मैंने ये बता दिया क्या हो रहा है। अगला सवाल, क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। लेट्स स्टार्ट, पढ़ना शुरू करते हैं इसको, ऐसा क्यों हो रहा है। कॉपी मार लेते हैं, ये कॉपी मारा मैंने, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। अगर हम इन दोनों प्रोटोनों का काइनेटिक डायग्राम बनाएं, जिसको एनर्जी डायग्राम बोलते हैं, तो मैंने बनाया था लास्ट क्लास में जिसमें मैं काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कह रहा था। अगर इन दोनों प्रोटोनों का बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। यहां मैंने रिएक्टेंट ले लिया, और ये वाला डायग्राम किसके लिए होगा, मतलब ये दोनों, पहले दो बना, दूसरा बनाता हूं, बताओ ये वाला डायग्राम किसके लिए होगा। हाँ नहीं, अल्फा अल्फा डैश में बोलो आप, तो सीधा सीधा ये, इसको येलो बोल देता हूं, इसको ब्लू बोल देता हूं। तो येलो वाला किस चीज के लिए है, अल्फा के लिए। किसका है, येलो वाला रास्ता थर्मोडायनेमिक रास्ता है, बोला अल्फा, एच अल्फा वाला रास्ता है थर्मोडायनेमिक रास्ता, और ब्लू वाला रास्ता एच अल्फा डैश वाला रास्ता है काइनेटिक रास्ता, है कि नहीं, बोलो। एक्चुअल में क्या है, जब हम एलडीए लेते हैं तो हमको पता है पहले काइनेटिक पार जाता है जो वो जा रहा है, बट क्योंकि हमने एक तो टेम्परेचर कम कर दिया, क्या कर दिया, और दूसरा बेस को क्राउडेड बना दिया। अगर बेस को क्राउडेड बना दोगे तो वो ऑलरेडी क्राउडेड सेंटर के पास अटैक, तो होगा क्या, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी जो वैसे ही पार नहीं हो रही थी, ये अब बिल्कुल भी पार हो ही नहीं पाएगी। तो एलडीए में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ईए ऑफ किसकी, एच अल्फा वाली, वो कभी एलडीए क्रॉस कर ही, 2 वजह से पहले तो ये बढ़ गई है,
ये दो काम किया हमने, एक तो हमने बैरियर बढ़ाया, क्या करके, क्या करके, क्या करके, नहीं टेम्परेचर बैरियर थोड़ी बढ़ता है, वो टेम्परेचर तो एनर्जी दी जाती है, गोबर कहीं के, बैरियर तो मॉलिक्यूल का होता है, टेम्परेचर तो देते हैं बाहर से, गोबर टेम्परेचर। पहले तो बैरियर बढ़ाया क्राउडेड बना के, ठीक है, और फिर टेम्परेचर कम कर दिया ताकि उस बैरियर को कोई क्रॉस करे ही नहीं। कितने लोगों के बात समझ में आई, हाथ खड़े करो। दो काम हुए हैं इसमें, दो काम हुए हैं, दो काम हुए हैं इसमें। एक तो मॉलिक्यूल को क्राउडेड बनाया, बनाया मॉलिक्यूल को क्राउडेड बनाया, क्राउडेड बनाने से बैरियर बढ़ गया, ये बढ़ गई बोले, और दूसरा टेम्परेचर घटा दिया तो वो ये तक कोई मॉलिक्यूल वो ट्रेवल ही नहीं करेगा, कूद ही नहीं पाएगा। इसको मैं थोड़ा और ढंग से बनाता हूं, और बढ़िया से बनाता हूं, एक काम करता हूं, उस दिन की तरह वाला बनाता हूं। यहाँ रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर वाले के लिए कौन सा कलर यूज किया था अपन, इधर वाले के लिए, और उधर वाले के लिए कौन सा यूज किया था, यस। अब और क्लैरिटी में देखते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी में देखते हैं। तो जैसे आपने एलडीए यूज किया, KNH2 की जगह, मान लो KNH2 का डायग्राम ये, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं। NH2 माइनस का डायग्राम ये है, किसका डायग्राम ये है, तो NH2 माइनस से जैसे ही एलडीए बनाओगे ये वाला बैरियर और बढ़ जाएगा, क्योंकि और क्राउडेड है ना। तो अगर NH2 का बैरियर ये था तो एलडीए का बैरियर ये होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा। और दूसरा आपने टेम्परेचर घटा दिया, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल इस नए बैरियर को ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। क्या आप समझ गए मेरी बात को, कोई भी मॉलिक्यूल इस नए बैरियर को ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। ये जो येलो बैरियर बनाया मैंने NH2 के लिए बनाया, और ये जो ग्रीन बैरियर बनाया ये एलडीए के लिए हो गया। समझ में आ गई आपको बात, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, हाथ खड़े करिए। इसलिए ग्रीन रास्ता कभी जाएगा ही नहीं, और प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बन जाएगा, काइनेटिक इनोलेट। राइट साइड में क्या किया आपने, राइट साइड में बेसिसिटी बढ़ा दी। अगर बेसिसिटी बहुत हाई होगी तो वो लेस एसिडिक प्रोटॉन को भी ले आएगा, और अगर लेस एसिडिक प्रोटॉन को ले आएगा तो बैरियर नीचे है। तो अगर KNH2 का है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दूसरा कौन सा कलर यूज करूं, पिंक 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 कर लेता हूं। अगर NH2 के लिए बैरियर ये है तो KH के लिए बैरियर और नीचे होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, बिकॉज की बेसिसिटी ज्यादा है, तो वो कम एसिडिक प्रोटॉन को जल्दी निकाल सकता है। कम ऑन बोलो ना यार, उस रिएक्शन की एक्टिव एनर्जी कम होगी ना यार, क्योंकि बेस स्ट्रांग हो गया। बोलो, क्राउडेड है नहीं इसलिए बैरियर बढ़ा नहीं, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपने तापमान भी दे रखा है, बोलो यार। तो जब सारे के सारे ही मॉलिक्यूल किस तरफ लौट लेंगे, इधर दौड़ जाएंगे। इसीलिए इधर वाला रास्ता जाएगा इक्का दुक्का, तो वो भी वापस लौट आएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए। तो एक्चुअल में अगर आप कहानी को मैं समझाऊं ना, तो मैं ऐसे समझा रहा हूं कहानी को। ये तीन बैरियर मैंने बना दिए, इससे समझिए आप। ये पिंक बैरियर है KH के लिए, ये ग्रीन बैरियर है LDA के लिए, किसके लिए, किसके लिए बोलो ना यार, और वो ऑरेंज बैरियर है, या सॉरी येलो बैरियर है NH2 के लिए। तो देखो LDA में ये बैरियर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम है, वो कभी नहीं जाएगा उधर। KH में बैरियर कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा है, वो कभी इधर नहीं जाएगा। और NH2 में अगर टेम्परेचर कम है तो सिर्फ इसको क्रॉस करेगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो इसको भी क्रॉस कर लेगा। इसीलिए वो इधर ये भी बना सकता है और वो भी बना सकता है। क्या आपको समझ में आया, आया। कितने लोगों को आ गया, हाथ खड़े करो, कसम हाथ खड़े करो, सही है, पक्का आ गया ना, बोलो। इसीलिए अगर हम क्लासिफाई करें तो हम LDA या LDA के ही जैसे लोग हैं, बिल्कुल इसी तरह के बेस है, लिथियम बेस कहते हैं इनको, लाइका, क्या बोलते हैं इसको, लाइका या LHMDS, ये सब होंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस। बोलो क्या होंगे, और KH या NaH इस तरह के बेस होंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस। बोलो, अगर आपसे कोई ये एक ये दो, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो बताओ, या यहीं पे तो बताओ NaOH के बारे में क्या ख्यालात है आपका। आप कहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहली बात तो बेस भी वीक है, न्यूक्लियोफाइल भी है,
बोलो यार। तो पहली बात तो इसकी बेसिसिटी की काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक चर्चा होगी नहीं, क्योंकि इसको हम ऐसी जगह यूज ही नहीं करेंगे जहां काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक चल रहा होगा कहीं। बोलो। और दूसरी बात चर्चा करेंगे भी तो ये उधर वाला प्रोटॉन भी ला सकता है और इधर वाला भी। ना तो ये क्राउडेड है, ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, टेम्परेचर। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज करोगे तो ये थर्मोडायनेमिक की तरफ चले जाएंगे, और बहुत लो पे यूज करोगे तो काइनेटिक की तरफ चले जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई? आई क्या? तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ भी बन सकते हैं ये, नन कुछ भी कह दीजिए, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कहानी। गॉट इट? क्या आपको बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? चलिए अब अच्छा पहले तो इस काम करते हैं। अरे कहां गया? अब ला, खत्म हो गया चौथा क्लासिफिकेशन, लास्ट। बस कर रहा हूं, मुंह मत बिगाड़ो, गंदा मत होना। कर रहा हूं चौथा लास्ट। उसमें तो कुछ करना भी नहीं, पीके वैल्यू होती है तो वो तो चैप्टर पढ़ चुके तुम। वो चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुका। उसका चैप्टर का नाम था एसिडिटी एंड बेसिसिटी, वो हो चुका। इसलिए उसमें तो मुझे सवाल पूछने उल्टे, करना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि एसिडिटी बेसिसिटी कंपैरिजन हो चुके हैं तुम्हारे। अरे कहते हो चुके ना। तो अगला लास्ट क्वालिफिकेशन वो है क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेज वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग वर्सेज वीक बेसिस। बताओ नॉर्मली कौन होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस? नॉर्मली कौन होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस? पता नहीं, स्लाइड कहां का उल्टी सीधी होगी ना यार। है? मैं आपके लिए मैनेज कर देता हूं ना, नहीं तो आपको पता लगेगा स्लाइड ऊपर नीचे हो जाएंगे। पहले ये चल रहा था, ये कहां जाने थे ये वाले? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आप कर लेना आपके हिसाब से एडजस्ट। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक बेसिस पे आ रहे हैं। अब आप बताइए, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस? नॉर्मली क्या खासियत होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस के पास? हार्ड आयन, हार्ड एनायन, बहुत रिएक्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और बहुत हाई चार्ज, लोकलाइज चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एनायन का प्रेजेंट होना है, या फिर बल्कियर एनायंस होना। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिनका एनायन बहुत हाईली रिएक्टिव होगा, नहीं सॉरी बल्कि नहीं, स्मॉलर एनायन का प्रेजेंट होना। समझ में आया? अरे वीक एसिड्स के कॉन्जुगेट रे यार, एसिडिटी बेसिडिटी पढ़ी रे यार, तो वीक एसिड के कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस यार। समझ में आया? तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेसिस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? वही कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले, ऑक्सीजन वाले, बोलो ना यार। तो वही कार्बन वाले, आर एक्स, राइट, सॉरी आर एल आई, बोल दो तुम, बोलो यार, आर एल आई है ना, आर एम, ये सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, बोलो ना। एलडीए टाइप, लाइका टाइप, बोलो। और कौन होंगे बताओ? हाँ, के एच हाइड्राइड तो बहुत तगड़ा बेस है, NaH टाइप, बोलो यार, इस टाइप की चीजें, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कहां मारे? अब आते हैं माइल्ड स्ट्रॉन्ग। ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये तो है वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो H माइनस वाले, कार्बन माइनस वाले और N माइनस वाले, ये है वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अरे हाँ, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। फिर आते हैं माइल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। माइल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं ऑक्सीजन वाले। कौन से वाले? हाँ, उनको माइल्ड स्ट्रॉन्ग, जैसे KOH, क्या है? NaOH, राइट, बोलो। KOH स्ट्रॉन्ग तो है पर उतने तगड़े नहीं है। NaOH, बोलो। NaOET, राइट, ये सब माइल्ड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ गए, राइट। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को धीरे ले सकते हैं। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या आप समझ में आया? ये अब आता है लास्ट में वीक बेसिस। वीक कौन से होते हैं? नॉर्मली न्यूट्रल बेसिस। नॉर्मली या तो डिलोकलाइज्ड हो जाए, न्यूट्रल बेसिस या तो डिलोकलाइज, जैसे कार्बोनेट हो गए ना, बोलो। पिरिडीन हो गई, एमीन्स हो गई प्राइमरी, वीक बेसिस ये है। सेकेंडरी एमीन्स हो गई, बोलो भाई। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? वीक बेसिस।
गॉट इट? क्लियर है? आइए अब मैं इसकी एक स्लाइड बना के लाया हूं, उस स्लाइड से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाली स्लाइड, पहले एक काम करते हैं, यहां आते हैं, ये वाली स्लाइड। यहां मैं वापस सारी चीज को कैटेगराइज कर रहा हूं। बेसिस को दो हिस्सों में बांटा मैंने पहले, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, राइट बोलो। और फिर इनको फिर से दो हिस्सों में बांट दिया, न्यूक्लियोफिलिक नॉन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नॉन न्यूक्लियोफिलिक, राइट बोलो। बताओ नॉन न्यूक्लियोफिलिक में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस आएंगे? स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि हो, सॉफ्ट हो। स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि हो, सॉफ्ट हो, बोलो यार। तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक कौन आएगा? एलडीए, बोलो, LITMP, KHNAS, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, PH3, ये सब नॉन न्यूक्लियोफिलिक भी हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं। फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग कौन है? R माइनस, हर जगह न्यूक्लियोफिलिक तेरा काम करेगा, बोलो। R माइनस, RMGX, NH2OH, OAT, ठीक है। अब आते हैं वीक बेसिस। वीक बेसिस में फिर से दो तरह हो गए, न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नो न्यूक्लियोफिलिक। कौन होंगे? वही जो स्मॉलर अटैक कर सकते हैं, बोले यार। जैसे कौन कौन? ET3 है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक में RNH2, अमोनिया, बोलो यार, ये पिपरिडीन, बोलो। सेकेंडरी एमीन तो कम है लेकिन ये कर सकते हैं, और OAC माइनस, समझ में आ गया। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक में कौन है? बल्कि एरोजाइन में से टर्सरी एमीन, कार्बोनेट, पिरिडीन, समझ में आ गया। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो थी उसको समराइज कर दिया मैंने। गॉट इट? गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करो। चारों चीजें, सॉफ्ट, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक, न्यूक्लियोफिलिक, पक्का? पक्का? सही बताओ। ठीक। हार्ड, सॉफ्ट, वीक, स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। मैं बेस लिखता जा रहा हूं, आप आंसर लिखते जाएंगे। चलो जाओ, चलो जाओ। NaOET, बोलो आंसर। NaOET हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड। O माइनस है, सेकंड पीरियड हार्ड, हार्ड। वीक और स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग, माइल्ड स्ट्रॉन्ग लेकिन स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफिलिक की नॉन न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक। और OET तो अटैक कर सकता है OH की तरह यार। अरे हाँ, न्यूक्लियोफिलिक। थर्मोडायनेमिक की काइनेटिक? कुछ नहीं कह सकते। हाँ, OH और इस टाइप के लोग बहुत करते हैं, बोलो। लगभग सब कर सकते हैं ये, बोलो। हो गया? पक्का? LHMDS। चलो एक काम करो, मैं वो असाइनमेंट दूंगा, स्ट्रक्चर आप देख लेना और उनका बना बना के लाना, ठीक है? उस असाइनमेंट में देख लेना, तो उसी में दिख दूंगा फिर। ठीक है, खत्म करो। वहां 50 एक बेस लिख रखे मैंने, उन बेसिस को अपलोड करवा दूंगा आज। उन सब में टिक कर करके लाना कौन क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एक फलाना, एक ढिमकाना, चिमकाना, कर लोगे? छोटे से दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, उनको खत्म कर लेते हैं फटाक से ना। तो बेसिस की स्टोरी समझ चुके हैं अपन कि बेस क्या करते हैं और कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। इसके एक असाइनमेंट है, मैं आज अपलोड करवा दूंगा इसकी स्लाइडों के बाद। तो उस असाइनमेंट को आप घर पे देख लेना। वैसे उसमें आंसर लिखे होंगे, पहले आप बिना आंसर के चेक करना, फिर आंसर में ला लेना खुद ही, ठीक है? कुछ करना ही नहीं उसमें। मैं अलग अलग अपलोड कराऊंगा। शुरू के 15 देखने जेम वालों को, बाद में जो बचेंगे वो नेट वालों को देखने। 15 ज्यादा जेम वालों को नहीं देखने, उसमें तो 50 अपलोड होंगे, जेम में किसी काम के नहीं हो। हम जेम वालों को जितना देखने हो तो 15 ही बेस है सिर्फ। आइए जरा समझते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। इनोलेट्स बनाते कैसे हैं, क्या है जो मेन, जिसके लिए अपन चल रहे थे, जो मेन पर्पस था हमारी क्लास का, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। तो हम उसी पे आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। इनोलेट्स बनाना।
नॉर्मली इनोलेट्स वो कंपाउंड्स में बनेंगे, उन कंपाउंड्स में बनेंगे जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो कोई -m टाइप का, और उसके बगल वाले कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यही समझ क्या है? बस जो इनोलाइज होते होंगे भाई, सवाल तो वही है ना, जो इनोलाइज होते होंगे वही तो इनोलेट बनाएंगे। इनोलाइज होने वालों का प्रोटॉन निकाल लो, उसको इनोलाइजेबल प्रोटॉन कहते हैं, उस इनोलाइजेबल प्रोटॉन को हटा दो तो इनोलेट बन जाएगा। तो स्टोरी ये है कि किसी भी sp3 टाइप के कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए इस तरह का, और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो EWG। बस इस तरह के कंपाउंड इनोलेट बनाते हैं। अगर इन कंपाउंडों को बेस से ट्रीट कर दे, किससे ट्रीट कर दे? अगर इन कंपाउंडों को हम बेस से ट्रीट कर दें तो बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बोलो यार, और ये उनके साथ कॉन्जुगेशन में जाके इनोलेट फॉर्म कर लेते हैं। अब यहां पे दूसरा ग्रुप नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं जो माइनस है वो कार्बन पे ही बना दे रहा हूं, ठीक है? कॉन्जुगेट होकर दूसरे एटम पे पहुंच सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं तो हम जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेफिनेटली -m ग्रुप होंगे, जिनमें कौन कौन हो सकता है? CWR हो सकता है बोलो, एसीटोन, CWH हो सकता है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन तो उधर है ही, बोलो। NO2 हो सकता है, यस हो सकता है। C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, खुद तो इनोलाइज नहीं होते लेकिन बेस डाल के तो प्रोटॉन तो हटा ही सकते हैं हम। समझ में आया? ये सब हो सकते हैं। क्या इसमें वो हो सकते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले? हो सकते हैं, बोलो। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले में OR हो सकते हैं, बोलो ना। इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, राइट? बोलो, बहुत सारे ग्रुप है, ये सारे के सारे ग्रुप पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मैं एक पीछे एक चीज पढ़ा गया हूं, इनमें वो नहीं हो सकते इनोलेट बनाने के लिए जिनके पास इस प्रोटॉन से ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन्स हो। नॉर्मली हम उनके इनोलेट नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे, उनका रास्ता निकालेंगे, दूसरे तरीके से निकालेंगे। इनोलेट आसानी से नहीं बने उनका डायरेक्टली, जैसे एसिड डायरेक्टली इनोलेट नहीं बनाएंगे, बोलो। ये वाला ग्रुप नहीं हो पाएगा, ये बोलो, क्योंकि ये वाले ग्रुप में ये वाली हाइड्रोजन है, वो पहले कहेगी बेस से कि मैं चलूंगी, उसको तो बाद में देखना तू, उससे पहले तो मैं हूं, बोलो। या एमाइड्स नहीं हो सकते, बोलो, क्योंकि एमाइड में भी प्रोटॉन्स है ना। ये वाले एल्किल एमाइड भी नहीं हो सकते, बोलो, इनमें भी प्रोटॉन है। बट हाँ, अगर NR2 होगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन नहीं है, राइट? बोलो। तो ये सारे हो सकते हैं डेफिनेटली, यस। और ये भी हो सकता है, बट ये नहीं होंगे, राइट? NO2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। EWG में NO2 हो सकता है, बोलो यार, यस। ये EWG NO2 हो सकता है, पक्का हो सकता है। CN हो सकता है, पक्का हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, राइट? बोलो। तो ये सब हो सकते हैं, उनको थोड़े, उनमें क्या होगा वो रास्ता देखेंगे अपन। एमाइडो में कैसे होता है वो रास्ता देखेंगे, एसिड में कैसे होता है रास्ता देखेंगे। तो कुल मिला के इनोलेट बनाने के लिए दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पहला, कौन सा EWG लिया जाए? हमारे पास दो सवाल उठ गए, टू न्यू क्वेश्चंस अराइजेस, व्हिच EWG ग्रुप, राइट? एक तो कौन सा EWG ग्रुप लिया जाए, और उस EWG ग्रुप के साथ कौन सा बेस लिया जाए, क्योंकि हर बेस अपनी अलग कहानी कहता है, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, तो वो इनोलेट बना भी सकता है और नहीं भी। और ये भी पॉसिबल है एक बेस किसी एक के साथ इनोलेट बना सकता हो पर वो दूसरे के साथ इनोलेट ना बना पाए। इसलिए अब तक हमने सीखा टाइप ऑफ बेसिस, क्या सीखा? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्या सीखा? अब हम सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ बेसिस, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ बेसिस। क्या सीखने वाले हम? एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ बेसिस, राइट? बोलो। सो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इनोलेट बनाने से पहले, दैट टॉपिक इज एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ बेसिस। यस, ये टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ बेस, बोलो, इन इनोलेट फॉर्मेशन, राइट? एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल एंड कंप्लीट, जिसकी झलक मैं आपको दे चुका हूं, राइट? बोलो। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, इसके बाद डायरेक्ट इनोलेट बनाएंगे और रिएक्शन करवाना शुरू कर देंगे, नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे हमारी। शुरू करें, आइए।
क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजें शुरू करता हूं। पहले आपके सामने क्वेश्चन अराइज करूंगा और फिर हम उस मिलके आप और हम मिलकर उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आइए पहले एक सवाल उठाते हैं अपन एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक एग्जाम्पल लिया सी डबल बॉन्डो CH3 यानी कि एसीटोन, CH3 सी डबल CH3। क्या हो गया? सेल चेंज करना है? अच्छा ये ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए। और एक हमने लिया सी डबल बॉन्डो OET, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग डिफरेंट बेसिस। आपको एक बार स्टोरी बतानी है, फिर हम कंक्लूड करेंगे सिलेक्शन ऑफ बेसिस की कहानी को, कि कौन से बेस सेलेक्ट किए जाने चाहिए, किसमें कैसे बेस सेलेक्ट होंगे। सो आई टेक सम बेसिस, फ्यू बेसिस, एंड यू हैव टू टेल मी द स्टोरी। अब आपको जो भी स्टोरी बोलनी है वो इनोलेट के रेस्पेक्ट में बोलनी है, कि इनोलेट बनेगा नहीं बनेगा, पार्शियल बनेगा, कंप्लीट बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, ये सब बोलना आपको। बाकी रिएक्शन तो साइड में चलेंगे अपने। मेन हमारा काम है इनोलेट बनाना और इनोलेट की बात करना। सो आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग डिफरेंट बेसिस with different substrates. First I took LDA minus 78 डिग्री सेंटीग्रेड THF में लिया है ना, जगह नहीं THF लिखने के लिए सॉल्वेंट। Then I took NaOH, then NaOET, and the last is basically I took carbonate. ठीक है, I'm taking carbonate as base. Same four bases are taken in this substrate also. Same four bases are taken with this substrate also. That's LDA minus 83 degree centigrade. Okay, that's NaOH RT. That's NaOET RT, and that's carbonate. A simple basis. Tell me the story, and then we will conclude. और फिर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पहले हम प्रॉब्लम्स को देख के स्टोरी समझते हैं, क्या है कहानी। अब मैं वो फैक्टर्स बता रहा हूं जिन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है बेस सेलेक्ट करने से पहले। सबसे पहले उस सबस्टेट को गौर से देखो, क्या वो इनोलाइज हो भी सकता है या नहीं। इसको देखने के लिए इनोलाइजेबल प्रोटॉन चाहिए। क्या ये इनोलाइज हो सकता है? यस, होता है, इनोलाइज होता है। दूसरी चीज जो आपको समझने की है वो ये समझने की है कि उस प्रोटॉन को कौन सा बेस निकाल, वो प्रोटॉन कैसा प्रोटॉन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटॉन इट इज बेसिकली। इसको समझाने के लिए मैं आपको फिर से सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस एक झलक देता हूं छोटी सी, या यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस इन इनोलेट फॉर्मेशन, है ना। एक छोटी सी चीज आपको मैं समझाता हूं। एक स्लाइड है, शायद होगी, है, बहुत बढ़िया। ये मैंने वो कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं जो आपके सामने मौजूद है। ये सब आपके आगे आने वाली क्लासों में रिएक्शंस में यूज होंगे। इन्हीं की है नेम रिएक्शन सारी की सारी, जिस नेम रिएक्शन का नाम बोलो इन्हीं की है वो सारी की सारी। इन सबके मैंने उस इनोलाइजेबल प्रोटॉन को सर्कल कर दिया जिस प्रोटॉन को निकालना है हमको, और उसकी एसिडिटी पीके वैल्यूज लिख दी है मैंने। पीके इनवर्स होता है एसिडिटी के, पीके हाई तो एसिडिटी कम, राइट बोलो। और मैंने स्टार्ट किया आपको यहां से, इसकी पीके वैल्यू 3.5। 3.5 का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आ गया। जो पहली लाइन में लिखे हुए ना, पहली लाइन में प्रोटॉन, ये सब के सब प्रोटॉन एक्टिव मैथिलीन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्या है सारे ग्रुप ये? अच्छा पहले मैं बता देना चाहता हूं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप किसको बोलते हैं। जब भी कभी किसी sp3 कार्बन के बगल में एक EWG की जगह बस 2 EWG जुड़ जाएं, है ना। पहले तो एक EWG जुड़ रहा था बोलो, या उसी में जोड़ देता हूं इसको। नया स्लाइड क्यों बना, इसको तो डिलीट मारो, इसको तो मारो डिलीट, है ना। उसी में जोड़ देता हूं, नया स्लाइड क्यों बना है ये, इसी में, इसमें ये केस भी हो सकता है बोलो यार। और इसमें इनोलेट बनाने के लिए ये केस भी हो सकता है कि दोनों तरफ EWG जुड़े हो। क्या जुड़े हो? यस यस यस,
ऐसा केस हो तो भी आपका इनोलेट बन जाएगा। ये तो और आसानी से बनेगा, बोला यार, ये तो और एसिडिक प्रोटॉन है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं ना, उन कंपाउंड को बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। और इनके प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज प्रोटॉन निकलने के बाद जो माइनस चार्ज है वो दोनों तरफ माइनस से स्टेबलाइज है, हाईली स्टेबलाइज। इनको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, राइट। इनको ध्यान रखना, बहुत काम की बात है ये, बहुत इस चैप्टर में काम आएंगे। एक्टिव बार बार यूज करूं मैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स को, इन्हीं की रिएक्शन से याद करो, सब कंडेंसेशन वगैरह होती है जो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहां गई वो स्लाइड यार, ये रही। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए ना, पहली लाइन, पहली पंक्ति में लिखे हुए हैं, ये सब देखो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। 2 EWG, यहां भी 2 EWG है ना, बोला यार। और यहां एक, चलो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप तो नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया। क्यों आ गया बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में, बताओ? क्योंकि ये NO2 का माइनस एम बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, बोला यार। तो ये उन्हीं की कैटेगरी में, यहां भी ये भी एक तरह से एक्टिव मेथिलीन ग्रुप ही हो गया, बोला। तो ये इस तरह के जो प्रोटॉन है ना, उन प्रोटोनों की एसिडिटी बहुत ज्यादा है, और इन प्रोटोनों को निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत। अगर आप वीक बेस भी डाल दोगे ना, अच्छा वो छोड़ो, ऑर्गेनिक में आपको ये तो पता है, ऑर्गेनिक की एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑर्गेनिक में दोनों स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मली होते ही नहीं है। तो या तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, या तो वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही प्रोसीड करती है, बोलो ना यार। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के केसेस हैं, इसलिए इन सब के साथ अगर आप वीक बेस भी डालोगे ना तो काम चल जाएगा। जैसे इनसे सेकंड उसमें आओगे आप, ये भी ठीक ठाक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये भी ठीक ठाक प्रोटॉन है, बोलो। इनमें माइल्ड बेसिस चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे? और उसके बाद जो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन्स और एस्टर्स वगैरह हैं, ये नॉर्मल कीटोन, बोलो यार, इस तरह के जो ग्रुप है, या साइनाइड्स वगैरह, साइनाइड यहां लगाना चाहिए, इसको यहां लिखना चाहिए, सॉरी, हाँ, अब ये प्रोटॉन एक्टिव मेथिलीन हुआ। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिडिक प्रोटॉन है, इनको निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो बताओ इनको निकालने के लिए कैसे बेसों काम आ जाएंगे? वीक बेस, बोलो, वीक बेस इनोलेट बना सकते हैं। इनको निकालने के लिए आपको माइल्ड बेसिस चाहिए, माइल्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए, बोलो यार, या स्ट्रॉन्ग तो चली जाएंगे, बोलो। अच्छा, जहां वीक आ सकता है वहां स्ट्रॉन्ग तो आसानी से आ जाएगा। और अगर इनको निकालना है तो पक्का आपको स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए। ये नॉर्मल एसिड बेस केमिस्ट्री आपको आ गई क्या? आ गई क्या? पक्का। इसलिए NO2 वाले और एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स वाले, इनके लिए नॉर्मल जो बेसिक टाइप के बहुत वीक बेस है वो भी चल जाएंगे, लेकिन एसीटोन वेसीटोन इन सबको निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़े करो। इसलिए मैं इसको ऐसे समराइज कर सकता हूं,